नमस्कार श्रोता में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन उससे पहले एक राय बैंक निफ्टी पर तुरंत ले ली जाए सिद्धार्थ के साथ। बताएं सिद्धार्थ, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में, और क्या इसके लिए भी 17,000 को पार करना बेहद मुश्किल होगा? बिल्कुल अनिल जी, मैं देख रहा हूँ कि 17,000 और 17,400 के बीच में बैंक निफ्टी को बहुत रेजिस्टेंस है, और मुझे नहीं लगता कि इवन इन जनवरी सीरीज के बिगनिंग में कि ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाएगा। और इसके संकेत क्लियरली इसके कंपोनेंट से आ रहे हैं। टॉप 3 स्टॉक्स जो वेटेज के हिसाब से HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस है। HDFC बैंक एक दायरे में, उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन हालांकि इतना बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं है। लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में जो रिसेंट उछाल आया है मार्केट के साथ, उसमें हम कोई भी लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए नहीं देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बाउंस सस्टेनेबल नहीं रहेगा और इसमें ये स्टॉक वापस करेक्ट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में है PSU स्पेस में, जहां पे ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिख रही है सिंस लास्ट 1.5 मंथ, और ये रोलओवर्स भी हो रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ मिड कैप PSU बैंक 25 से 30% का फॉल दिखा सकते हैं, एंड इवन स्टॉक्स लाइक SBI एंड PNB कैन करेक्ट मोर देन 10%। तो आई एम वेरी नेगेटिव ऑन PSU बैंक्स, जिस तरह से इसमें शॉर्ट पोजीशंस बन रही है और उनकी रोलओवर्स हो रही है। दिस इज बाय सम इन्फॉर्म्ड सोर्सेस। बिल्कुल, और PSU बैंक ने बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया इस पूरे साल। आप देखिए, कैनरा बैंक 50%, बैंक ऑफ बड़ौदा 60%, जिस पर सब लोग बुलिश थे। बैंक ऑफ बड़ौदा कंसेंसस बाय एक समय में हो गया था बीच में। PNB 46% इस साल के नेगेटिव रिटर्न्स देने में अनिल PSU बैंकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला एक क्षेत्र अगर हो तो बैंक्स में PSU बैंक्स थे, और उसके बावजूद हम 7,900 पर हैं तो बुरे नहीं है। 35% वजन है इनका, और इतने भारी भरकम शेयर अगर प्रदर्शन न करे तो फिर बाजार चलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज बाजार किस तरफ चलेगा, इस सवाल का जवाब मिलने वाला। बस आपकी स्क्रीन पर टिक्स आनी शुरू होंगी प्री ओपनिंग सेशन में। रुपए की चाल पर भी हम नजर डालेंगे कि करेंसी मार्केट से किस तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि कल हमने रुपए में एकदम शांत क्लोजिंग होते हुए देखी थी। 66 रुपए 38 पैसे पर 39 दिया जाए राउंड फिगर में, 66-39 पर कल रुपए की क्लोजिंग हुई थी। तो देखेंगे आज वहां कैसी शुरुआत होती है। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है सेंसेक्स और निफ्टी पर टिक्स आने की। 63 अंक नीचे, 70 अंक नीचे दिख रहा है निफ्टी, तो यानी कि कमजोर थोड़ा खुलता हुआ दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में। उसकी वजह HCL टेक 3.5% नीचे, रिलायंस 2.5% नीचे, NTPC 3% नीचे। तो ये कुछ एक दिग्गज हैं जो थोड़ा नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। टिक्स में भारतीय एयरटेल 1% ऊपर है आज, 10 अंक सेंसेक्स और 10 अंक नीचे अब निफ्टी दिखेगा। कोई खास बड़ा मूव सेंसेक्स और निफ्टी में प्री ओपनिंग सेशन में भी नहीं दिख रहा, ये अच्छी बात है। SGX 50 आधा पॉइंट नीचे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकदम ठंडी शुरुआत होने के आसार आपको दिखेंगे। चलिए, रुपए की शुरुआत होने की तैयारी है और वहां पर हम नजर रखेंगे। 66 रुपए 39 पैसे पर कल हमने रुपए में क्लोजिंग होते हुए देखी थी करेंसी मार्केट में, तो 66-20 के आसपास तक की मजबूती दिखाने के बाद रुपया थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है। तो आज देख लेते रुपए में किस तरह की शुरुआत। 66.45 ये है लेवल रुपए का। 6 पैसे के आसपास की कमी के साथ हमने करेंसी मार्केट में शुरुआत की है आज। ये संकेत आपको सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है सिद्धार्थ, आपसे राय लेना चाहता हूं उन 5 शेयरों पर जो आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकले। जनरली होता है कि सीरीज के अंत में बैन से बाहर निकलते हैं नई सीरीज की शुरुआत के पहले दिन, लेकिन ये काम एक हो गया। अब ये बताइए, इनमें से कहीं कोई तेजी या मंदी की पोजीशन बनाने का आज मौका है क्या? JN इरिगेशन, जिंदाल स्टील, इंडिया सीमेंट, DLF और कावेरी सीड, आप क्या ट्रेड करेंगे यहाँ पर? दो स्टॉक ही मैं देखता हूँ इसमें क्लोजली, वो DLF और इंडिया सीमेंट है। इंडिया सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आप देखो तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनी है नीचे के लेवल से, वॉल्यूम्स कैश मार्केट में अच्छे हो रहे हैं। तो हालांकि FNO में माइट बी इन अ बैन पीरियड, बट कैश बेस वॉल्यूम्स अच्छे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ऐड करना चाहूंगा इसमें लोअर हाईज बना रहा था काफी महीने से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से, और वो अगर आप ट्रेंड लाइन ज्वाइन करोगे हाईज की इसने ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भले ही मार्केट एक दायरे में रहेगा या थोड़ा नेगेटिव बायस से रह सकता है आफ्टर करेक्टिंग फ्रॉम 8100, लेकिन इंडिया सीमेंट माइट बी अ स्टॉक विच कैन जनरेट गुड रिटर्न्स फॉर यू। तो ये एक स्टॉक है जो मैं बाय करने की सलाह दूंगा एट एवरी डिप्स। इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 85 के जोन के आसपास, वहां तक करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश नहीं है इसमें। DLF एक और एक स्टॉक है जो मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, इसमें भी मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। ये नहीं कि मैं बहुत बुलिश हूँ इस पे। 110-105 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक ले रहा है स्टॉक। ऑलरेडी पेसिमिज्म बहुत है। 125 का रेजिस्टेंस है, 105 ऑन द लोअर साइड, 125 ऑन द हायर साइड।
ये रेंज में ट्रेड हो रहा है। डीएलएफ में ऑप्शंस की लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, बाय ऑन डिप्स करें। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा इन शेयरों पर डिश टीवी और जी एंटरटेनमेंट, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एफएनओ में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। सिद्धार्थ से पूछेंगे वो कैसे लग रहे हैं इन्हें, लेकिन क्रिस ये बताइए, ऑटो शेयर आज किस तरह से प्रदर्शन दिखा सकते हैं? हमने देखा फेस्टिवल सीजन में तो कुछ गाड़ियों का बिकने का सिलसिला कुछ अच्छा था नहीं, और दिसंबर सीरीज में महीने में लोग जनरली मानते हैं कि डिस्काउंट देंगी कंपनियां और गाड़ियों की सेल अच्छी हो जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं, कैसी रह सकती हैं ये कंपनियां सारी की सारी? कल अपनी एक्चुअल नंबर्स पेश कर देंगी, उससे पहले आज कैसे ट्रेड करेंगे आप इन्हें? आई थिंक ओवरऑल अगर हम ऑटो की बात करें तो जो एक प्रिफर्ड रहा है, आई थिंक कंसेंसस के हिसाब से शायद एक मारुति रहा है, क्योंकि वो भी एक आई थिंक मोर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप दूसरे काउंटर्स पे देखें तो शायद वहां पर कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ दिक्कतें हैं। और ये जो टाटा मोटर था, जो पहले जो थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, तो उसमें भी थोड़ी बहुत जेआरआर के चलते वहां पर भी थोड़े काफी करेक्शन देखे थे। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस स्पेस में अभी काफी करेक्शन हो चुकी है, और अगर मुझे इसमें अगर चुनने का तो शायद एक टाटा मोटर, आई थिंक यहाँ पर एक डेफिनेटली आई थिंक एक डोमेस्टिक रिकवरी आने की पूरी संभावना इस स्पेस पे, तो आई थिंक उस पे बेट करना चाहिए। और जहां पर सरकार की तरफ से भी काफी ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसकी तरफ से जिसकी वजह से शायद ये सब कंपनीज में फायदा मिले, जैसे इन्होंने कमर्शियल एक यहाँ पर एचसीवी एलसीवी की जो 15 साल की जो एक लाइफ स्पैन लगाई है, तो ये सब आई थिंक काफी फायदेमंद हो सकती है। तो एक टाटा मोटर और एक दूसरा शायद एक अशोक लीलैंड जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, तो शायद आई थिंक इस साल में ये इस स्पेस में अच्छी हम यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक ये दो काउंटर्स में आई थिंक डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। तो ऑटो स्टॉक्स ये हैं एक्शन में, लेकिन एक्शन वाला शेयर अब आपके लिए हाजिर करेंगे और देखते हैं कौन सा है आज का जैकपॉट शेयर। और रोज की तरह आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने दमदार जैकपॉट शेयर को लेकर। बताइए आशीष, कौन सी कंपनी चुनी है आज आपने? निर्लॉन लिमिटेड। मेरे ख्याल से जो लोग लंबे समय से शेयर बाजार को ट्रैक करते हैं वो शायद जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। ओरिजिनली ये कंपनी, ध्यान रखें, एक नायलॉन टेक्सटाइल यार्न मैन्युफैक्चरर थी, साथ साथ कन्वेयर बेल्ट्स बनाने का काम करती थी। लेकिन 80 के दशक में इस कंपनी को सिक घोषित कर दिया गया था, यानी कि बीमार घोषित कर दिया गया था। इवेंचुअली ध्यान रखें, उसके बाद इस कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को हटा दिया था और एक रियल एस्टेट ओनर में यह कंपनी तब्दील हो गई थी। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे हाउस थे, उस जमीन का इस्तेमाल इस कंपनी ने करा, वो रियलिटी एसेट्स इस कंपनी के बने। आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड आईटी पार्क ओनर है। इस कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्क कह लीजिए मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में है, जिसको निर्लॉन नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है। बेहद कन्वीनियंटली लोकेटेड, मुंबई का जो 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो कि एक वन ऑफ द मेन आर्टेरियल रोड्स है मुंबई की, उसमें यह नॉलेज पार्क स्थित है। महज 7 किलोमीटर दूर है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इनफैक्ट देश में चुनिंदा ऐसे प्रोजेक्ट थे 2014 में जिन्हें लीड सर्टिफिकेशन मिला था, उनमें से एक था ये निर्लॉन नॉलेज पार्क। आज इस कंपनी के पास 7 ब्लॉक्स हैं, करीब 33 लाख कंस्ट्रक्शन एरिया कुल मिलाकर इस कंपनी के पास है। और जिस तरह का बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ध्यान रखें, सब्सटैंशियली लेट आउट है, यानी कि पूरी तरह से किराए पे चढ़ा हुआ है। बेहद स्ट्रॉन्ग बेस है, तमाम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज यहां पे जो जानी मानी है वो हाउस ने इसके नॉलेज पार्क में। इस नॉलेज पार्क के इनफैक्ट 3 फेजेस थे, ऑपरेशनल थे। फेज 4 अंडर कंस्ट्रक्शन था। इस साल मार्च में उस फेज 4 को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कि अब इस कंपनी के पास 4 फेजेस हैं, कुल मिलाकर 30 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया, जिसमें से 20 लाख स्क्वायर फीट लाइसेंसिबल एरिया है इस कंपनी के पास। और फेज 1, 2, 3 तो पूरी तरह से वैसे ही लेट आउट थे, और अब जो फेज 4 है, करीब 4 लाख एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट जुड़ते हुए नजर आए हैं, वो भी अब पूरी तरह से यहां पे हाउस हो चुका है, यानी कि वहां पे किराएदार आ चुके हैं। अब इस कंपनी को जो फेज 4 है उसकी भी लाइसेंस फीस कंटिन्यूसली मिलती हुई नजर आएगी आपको। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने फेज 5 पे भी काम शुरू करने की बात करी है, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, नए डेवलपमेंट को मिलाकर अब फेज 5 पे काम शुरू होगा। FY15 में 18% का जंप आया था आय में, 241 करोड़ रुपए, मुनाफा 32-33 करोड़ रुपए के आसपास था। ध्यान रखें, एस्केलेशन क्लॉज है, 15% हर 3 साल में रेंट बढ़ती है इस कंपनी की। प्रमोटर्स का इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा बीते साल एक बहुत रेयर होता है कि कोई सॉवरेन वेल्थ फंड कहीं पे कंट्रोलिंग स्टेक ले। इस कंपनी में जीआईसी ने एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक प्रमोटर्स से एक्वायर करा, उसके बाद ओपन ऑफर आया। जीआईसी ध्यान रखें
सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का एक वेल्थ फंड है जो कि दुनिया भर में जाना जाता है। $100 बिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट है और जीआईसी की जो एफिलिएट है रेकोबेरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके जरिए एक्विजिशन करा गया था। वो ओपन ऑफर सक्सेसफुल रहा, 63% का स्टेक एक्वायर कर लिया है 1280 करोड़ रुपए में, यानी कि कुल मूल्यांकन इस कंपनी का करा गया था 2000 करोड़ रुपए का। आज भी ये कंपनी 1600 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। जीआईसी ने जिस लेवल 222 रुपए पर शेयर पे एक्वायर करा था, उससे ये काउंटर आज भी 20% के डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा है। जिस तरह के बेहद स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, जिस तरह की रिकरिंग एन्युटी इनकम आएगी, जिस तरह के ग्लोबल इन्वेस्टर, खासतौर पे जिस तरह का जीआईसी का प्रोफाइल है, रिकॉर्ड है, स्टेचर है और लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे इस कंपनी में जुड़ रहा है, इस कंपनी को, इस नॉलेज पार्क को अपने रडार पे रखें। चलिए, तो निर्लॉन ये वो स्टॉक है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। ध्यान रखिए, एनएससी पर लिस्टेड नहीं है ये शेयर। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फायदे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के गेन के लिए ये शेयर आशीष ने बिल्कुल नहीं आपको सुझाया है। लंबी अवधि में पोर्टफोलियो शेयर ये साबित हो सकता है, लेकिन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करिए और अगर वो कहें तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। छोटी अवधि के लिए ये ट्रेड नहीं है, ये आपको हम फिर से याद दिला दें। लेकिन रजत, चार्ट्स कैसे लगते हैं निर्लॉन के आपको? हम कहते जरूर ये हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि इस शेयर को ना खरीदिए सुबह सुबह अचानक से एक के बाद एक, और आप देखिए लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं। 5-6% तो प्री ओपनिंग सेशन में ही ये शेयर ऊपर हो गया है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ लगता है कई दिन। लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये शेयर आपको अच्छा लगता है? देखिए, 20 फरवरी 2014 उस टाइम में ये 43 रुपया से 45 रुपया के लो बना था। उसके बाद में एक बड़ा मूवमेंट आया, वो इसको लेके गया 2015 का 10 मार्च के दिन 211 रुपया 60 पैसा। उसके बाद में एक स्पाइक हाई दिखाया था 13 अप्रैल के दिन 213 रुपया 90 पैसा में। इसके बाद में ये करेक्शन में जाने के बाद में अभी एकदम फ्लैट हो चुका है। तो एक चीज कहना चाहिए, ये जैकपॉट जरूर बन सकता है, ये आई एम नॉट डिनाइंग, बट द पॉइंट इज दैट 2014 का शुरू से 2015 का अप्रैल तक का जो 5 गुना जो ऑलमोस्ट 5 गुना जो हो चुका है, इसके बाद में इसका कंसोलिडेशन पीरियड काफी लंबा रह सकता है। हो सकता है कि कई महीनों में इसी रेंज के अंदर, मतलब 170 रुपया नीचे और 200 रुपया की 190 रुपया ऊपर में इसी रेंज पे ये कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद में फिर ब्रेकआउट देकर जब 214 तोड़ के ऊपर भागेगा, तभी इसमें जाके काफी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल अगर आपने लिया है तो 170 के नीचे स्टॉप लगाइए, नया ले रहे हैं तो भी 170 के नीचे स्टॉप लगा के बने रह सकते हैं। 170 के स्टॉप लॉस के साथ जैकपॉट में निवेश की राय रजत की तरफ से। लेकिन बता दें आपको कि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आईशर मोटर्स पर एक रिपोर्ट निकाली और खरीद की राय दी है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नियति। बताइए नियति। खरीदारी की सलाह इसलिए बरकरार रख रहे हैं क्योंकि इनको ग्रोथ स्टोरी पर कंपनी की पूरा भरोसा है। साल भर तक के लिए इन्होंने लक्ष्य 21,196 रुपए तक कर दिया, यानी मौजूदा भाव से 28% की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें अब कंपनी ने बताया है कि उनका जो फोकस है वो अब प्रोडक्शन से हटकर नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में या फिर मार्केट शेयर को बढ़ाने में और प्योरली जो एक्सपेंशन है उस पर करने पे होगा। और कंपनी इसीलिए अपनी ब्रांड और मार्केटिंग की टीम को मजबूत कर रही है, डीलरशिप को बढ़ा रही है और नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स उतारने की तैयारी कर रही है। तो मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि 2020 तक कंपनी का जो पेनिट्रेशन है, जो अभी मौजूदा 1 से 2% का है, ये बढ़कर 3 से 5% तक का हो जाएगा। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी 5 साल इस कंपनी के लिए बेहद आकर्षक है। 30% का ईपीएस अनुमान का ये ग्रोथ यहां पे लगा रहे हैं और 3 साल में अगर सब कुछ ऑन ट्रैक रहता है तो कंपनी का जो शेयर है वो 30,013 रुपए तक का हो जाएगा, यानी मौजूदा भाव से 82% तक की तेजी आपको ये शेयर यहां से दिखा सकता है। बिल्कुल 82% की शानदार रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 3 साल का नजरिया हो तो 30,000 का टारगेट। शुक्रिया आपका नियति इस जानकारी के लिए। शेयर पर हम अपनी एक्सपर्ट से राय भी ले रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन एक पिक जान लेते हैं। इस समय क्या एफएनओ में कहां पर इस समय खरीदारी के मौके दिख रहे हैं सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ बताइए, आपके 3 टॉप ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, पोजीशन ट्रेड है, मे बी फ्रॉम 10 to 15 डेज पर्सपेक्टिव से। हालांकि यू गाइस वर डिस्कसिंग कि ऑटो में स्ट्रेंथ है और ऑटो स्टॉक्स खरीदने चाहिए। मेरा व्यू मारुति के ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रा है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी उछाला है इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है
ऊपर में अराउंड 4650 4700 के आसपास ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा है डिफरेंट इन लास्ट 2-3 मंथ्स अगर आप देखो तो। और सेल्स नंबर की आप बात कर रहे थे, वो अच्छे नहीं आ रहे। लेटेस्ट 2 प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए ऑन दी हायर सेगमेंट, बोलेनो एंड क्रॉस, आई थिंक दोस प्रोडक्ट्स आर मोर और लेस फ्लॉप। तो मेरे को नहीं लगता है कि स्टॉक हैज एनी हेडरूम फ्रॉम करंट लेवल्स। 4600 4650 के बीच में हमने हमारे क्लाइंट्स को शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट किए। आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू गो बिलो 4400। 4700 के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, विच इज मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन, एंड ये स्टॉक आप शॉर्ट कर सकते हो। एक लार्ज कैप स्टॉक और है जो मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी कंपटीशन आ रहा है फ्रॉम अनलिस्टेड स्पेस। अगेन ये स्टॉक में जो 800 से लेके 860, इनफैक्ट 800 पे हमने बाय दिया था विद अ टारगेट ऑफ 840, लेकिन इस दौरान हमने सिर्फ शॉर्ट कवरिंग देखी, थोड़ी बहुत लॉन्ग्स बनी थी, लेकिन क्वांटम इतना हाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि 860 से 880 के बीच में से काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस के बीच में शॉर्ट पोजीशंस बनाए विद अ टारगेट अराउंड 820 818 तक आ सकता है। 884 885 का स्टॉप लॉस बन सकता है स्टॉक में। कुछ बाय भी दे रहा हूं लार्ज कैप स्टॉक्स में, खास करके फार्मा स्पेस। मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस के पास काफी पैसा आ रहा है, इसलिए मिड कैप में हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस थोड़ा है, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ पैसा तो लार्ज कैप में डालना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मोर देन 50% जो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट डूइंग गुड, बैंकिंग में थोड़े इश्यूज है। मेटल सबको पता है कि दिस बाउंस इज मेनली बिकॉज ऑफ डॉलर डिप्रिसिएशन। तो एक सस्टेनेबल अपसाइड मूव किसमें दिख रहा है या सेफ्टी किसमें दिख रही है? तो आई थिंक फार्मा सेक्टर, जो हालांकि बीच में करेक्ट भी हुआ है काफी बिकॉज ऑफ यूएस FDA इश्यूज काफी सारे स्टॉक्स में, तो उसमें मुझे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और अब सिप्ला भी काफी अच्छा लग रहा है। सिप्ला में लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखी है हमको। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। इनिशियल टारगेट अराउंड 690 के आसपास है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना होगा सिद्धार्थ, बाजार खुलने वाले हैं, बस 10 सेकंड बचे हैं। और यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन बता दूं आपको, 1 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है निफ्टी पर, 20 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है सेंसेक्स पे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती। निफ्टी में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% ऊपर या नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो। मेटल थोड़े मजबूत खुल सकते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है, कोई खास बदलाव नहीं कल के लेवल के आसपास, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 30 अंक ऊपर 1/4% ऊपर खुला। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्शन में। मजबूती की बात करें तो कोल इंडिया 0.5% मजबूत, आइडिया सेल्यूलर 1% मजबूत, इन्फोसिस और HDFC जैसे दिग्गजों में आधा % की खरीदारी शुरुआती कारोबार में। कमजोर PNB 1% की कमजोरी के साथ पावर ग्रिड में 0.5% का नुकसान। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में ONGC और गेल थोड़े से लाल निशान में खुलते हुए दिखे, लेकिन कोई बड़ा रुझान तेजी या मंदी का दिग्गजों में है नहीं। तो चलिए वायदा कारोबार की तरफ नजर डाल लें। आयशर मोटर्स टॉप गनर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद 1% की तेजी, डिश टीवी 1% ऊपर है, आइडिया सेल्युलर और अदानी पावर में भी 1% का इजाफा। कमजोर क्या है? PNB, इलाहाबाद बैंक, ये कुछ एक PSU बैंक है, कैनरा बैंक जो थोड़े कमजोर खुलते हुए दिखे, लेकिन कोई खास बड़ा रुझान तेजी या मंदी की तरफ वायदा कारोबार के स्टॉक्स में भी नहीं। लेकिन निर्लोन हमारा जैकपॉट शेयर अब 3% मजबूत है, ये स्टॉक एक्शन में दिखा है। मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है, 1/4% के आसपास की तेजी। हेमंत कहां नजर है? काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर है और आप देखिए ये सर दबाव के साथ आज भी कारोबार कर रहे हैं और ये पूरा साल PSU बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बेहद कमजोरी भरा रहा है। PNB, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, लंबी लिस्ट है उन बैंकिंग शेयरों की जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। पावर क्षेत्र की कंपनियां देखिए, PTC, PFC ये प्रेशर में है। NTPC एक अच्छे रनअप के बाद आज थोड़ा दबाव दिखा रही है। NHPC में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम कंपनियों में एक बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। आइडिया सेल्यूलर देखिए 1.5% मजबूती के साथ। जैन इरिगेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, FNO बैन से बाहर हुआ है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टार परफॉर्मर पिछले कुछ दिनों से आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। ONGC, ऑयल इंडिया, गेल ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आज थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार की शुरुआत हो गई है, लेकिन PSU बैंक में बेहद कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑटो शेयर देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आज बनता हुआ। ये कुछ स्टॉक्स हैं। मॉन्ट इस्पात में हालांकि तेजी देखने को मिल रही है, जिस तरह से रिस्ट्रक्चर करने की खबरें आई हैं यहाँ पर।
8% की मजबूती यहाँ पर देखी जा रही है। GM ब्रूवरीज ये एक और ऐसा स्टॉक जो कई दिनों से अपर सर्किट पर लॉक्ड है, आज फिर देखिए 5% के अपर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ, इस समय 4% की मजबूती। टाइल शेयरों में आज दूसरे दिन बढ़त देखने को मिल रही है, 20% की रैली निटको टाइल्स में कल हुई थी, आज 3.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, और कल की तेजी को आगे बढ़ाते हुए ये शेयर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक्शन में कावेरी सीड्स का स्टॉक है, वायदा कारोबार के बैन में से बाहर निकलने के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही, 3% की मजबूती कल की बड़ी गिरावट के बाद। नए खिलाड़ी जो वायदा कारोबार में आने वाले हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स 2% ऊपर है, कॉनकोर 3% ऊपर है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कॉनकोर शायद एक्शन वाला स्टॉक हो सकता है। टोरेंट फार्मा 2% ऊपर है और जेट एयरवेज में देखें तो लगभग 2.5% का उछाल। तो चारों स्टॉक जो वायदा कारोबार में अब शामिल होंगे कल से, उनमें अच्छी तेजी। ए ग्रुप में जाने वाले शेयर में फाइजर मजबूत है, यहाँ पर तेजी के साथ शुरुआत हुई है। साफ तौर पर एक्शन खरीदारी का इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बड़े सौदे जो होते दिख रहे हैं, जो हम आपके लिए हाजिर करते हैं हमेशा सुबह सुबह, जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मुकुंद लिमिटेड, ये BSE पर एक सौदा हुआ है मुकुंद लिमिटेड में, और बड़ी हिस्सेदारी बदली है, लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी मुकुंद लिमिटेड की बदली है। जी हाँ, यही स्टॉक है। 26,71,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, तो बड़ा कारोबार हुआ है इस स्टॉक के लिए। 26,71,000 शेयरों का कारोबार मुकुंद लिमिटेड के लिए होता हुआ दिखा है, और 47 रुपए पर यह कारोबार हुआ है BSE पर। इसके अलावा रैमको सीमेंट, ये एक और स्टॉक है, जरा नजर रखिए। इस स्टॉक में भी वॉल्यूम वाला एक्शन हुआ है, देखते हैं कि प्राइस एक्शन भी है या नहीं। वॉल्यूम एक्शन हुआ है, 0.12% हिस्सेदारी बदली, लगभग 3 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है इस बड़े सौदे में इस स्टॉक के लिए। और रैमको सीमेंट में अगर आप देखें तो 385 रुपए के आसपास ये सौदा होता दिखा है। तो दो बड़े सौदे हैं और इन्हीं पर तुरंत एक राय ली जाए। सबसे पहले तो मुकुंद और रैमको सीमेंट के चार्ट्स देखकर बताएं रजत, क्या राय रखते हैं? यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही एक्शन दिख रहे हैं, दोनों काउंटर पर। देखिए मुकुंद तो पिछले 2-3 दिन से अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि कल का जो हाई था 48 रुपये 70 पैसा, उसके ऊपर में ये सस्टेन कर पाता है या नहीं, क्योंकि कल ऊपर से कुछ सेलिंग होके ये नीचे आके बंद दिया था। तो आज के लिए वही क्रिटिकल लेवल रहेगा। जहां तक रैमको सीमेंट का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि 400 के आसपास जाते हुए इसको जो मूवमेंट होना चाहिए, अगर वो होता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो 52 वीक हाई में जा रहा है और रेंज ब्रेकआउट भी 385 के ऊपर में दे चुके हैं। तो 400 इज द साइकोलॉजिकल टारगेट, उसके ऊपर में चले तो 403 से 407 तक एक बार चलेगा, ऐसा उम्मीद करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा इन दोनों शेयरों पर। लेकिन डिश टीवी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था सिद्धार्थ, और आज भी देखिए FNO में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है। ये 100 रुपए के ऊपर निकला है। क्या राय रखते हैं आप डिश टीवी पर? जी एंटरटेनमेंट पर भी राय दीजिए सर। मैं क्लोजली तो ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन आपने कहा था तो मैं डेटा देख रहा था। जी में लॉन्ग पोजीशंस बन रही है और थोड़ा एक सस्टेनेबल मूव लग रहा है। डिश टीवी में लॉन्ग पोजीशंस इतनी बनी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा बिल्टअप देखा गया था 95 के आसपास, बट उसके बाद थोड़ी कवरिंग भी आई थी। आई थिंक दिस स्टॉक हैज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 105 लेवल। अगेन इसमें अगर आप टॉप्स को कनेक्ट करके अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो मुझे लगता है एक 105 106 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये अगर ब्रेकआउट देगा तो मुझे लगता है जैसे जिस तरह से मैं इंडिया सीमेंट के बारे में बात कर रहा था कि सस्टेनेबल अपसाइड मूव आ सकता है, तो सिमिलरली डिश टीवी में भी मोर और लेस सेम पैटर्न बन रहा है। लॉन्ग पोजीशंस नहीं दिख रही है, लेकिन टेक्निकली अगर ये 105 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल अपसाइड मूव आएगा। ओके, ये राय आपके लिए डिश टीवी के स्टॉक पर। और इस बीच बाजार एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में, साफ तौर पर है। आज भी देखिए कुछ सिरेमिक शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 20% की रैली के बाद अब निटको टाइल्स 6% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार राय ले लेते हैं रजत की। रजत, 2 दिनों में अच्छा मूव दिखा रहा है ये शेयर, जिनके पास शेयर है वो वसूल लें, आपको लगता है मोमेंटम राइट ना सही होगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए? कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए इसमें मोमेंटम ही है। कल के दिन बहुत तगड़ा वॉल्यूम आया था, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी या ऐसा कुछ बात चल रहा है, तो इसको लेके सभी टाइल्स काउंटर अच्छा दिया। निटको भी आज के दिन भी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बट 49.5 50 इस रेंज पे कुछ सप्लाई आ सकता है। अगर इस क्षेत्र में कुछ आपको चुनना है तो मैं बोलूंगा कि फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बढ़िया काउंटर सोमानी सिरामिक्स लगता है, क्योंकि वो
ये निटको जो है, कजारिया सिरामिक्स जो है वो बहुत बढ़ चुका है। इस साल में कजारिया ने 2/3 एप्रिसिएशन दिया, 400 से 600 के आसपास इतना पहुंच चुका है। बट ये जो सोमानी सिरामिक्स का बात कर रहा हूं मैं, ये 350 से लेके 400 के बीच में घूम रहा था। कल के दिन थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके बंद दिया, बट आज के दिन अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसी में बाई करने से ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छी मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। रजत, सुब्रमण्यम साहब और साथ ही सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया। बाजार इस बीच है मजबूत 10 अंकों